अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नाम तो कई बार सुना है, लेकिन अब काम भी देखना है। शॉर्ट में कहा जाता है इसको एएस। अकाउंटिंग के कुछ नॉर्म्स, अकाउंटिंग के कुछ स्टैंडर्ड्स तय किए गए हैं, यानी नॉर्म्स जिन पर आपको अकाउंटिंग करनी है। तो सर आज तक जो हम लोग करते थे क्या वो नॉर्म्स में नहीं आता था, जो भी हम लोग डेबिट और क्रेडिट करते थे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली कुछ चीजों को फिक्स करता है, यानी फाइनलाइज करता है। स्पेशल सिचुएशन में, स्पेशल सर्क्यूमस्टांसेस में आपको किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, यह बताता है आपको एएस। स्पेशल सर्क्यूमस्टांसेस या सिचुएशन या ट्रांजैक्शन के केस में, स्पेशल नॉट जनरल, आपको ट्रांजैक्शंस की एंट्री कैसे बुक्स में रिकॉर्ड करनी है वो आपको बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नाम तो इसका अकाउंटिंग है, नाम इसका अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग का मतलब डेबिट एंड क्रेडिट करना, बट इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल टू फिक्स द डेबिट एंड क्रेडिट सिस्टम ओवर हेयर, नॉट एट ऑल। कभी कभी ये हमें बताता है कि आपको किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड चीजों को कैसे वैल्यूएट करना है, मेजर करना है, कितनी अमाउंट पर शो करना है, ये तरीका भी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही बताएगा। अच्छा, केवल इतना ही नहीं, कभी कभी आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और कभी कभी क्या नॉर्मली एंड जनरली इन ईच एंड एवरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एट लास्ट विल टेल यू दैट हाउ टू डिस्क्लोज द थिंग्स। आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सी चीज कैसे प्रेजेंट करनी है, डिस्क्लोजर के नॉर्म्स भी आपको बताएगा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का तरीका बताएगा स्पेसिफिक सिचुएशन में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको मेजरमेंट और वैल्यूएशन का तरीका बताएगा, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको डिस्क्लोजर से रिलेटेड एक ऑब्लिगेशन भी डालेगा कि आप ये डिस्क्लोज करें। डिस्क्लोज का मतलब किसी चीज को प्रेजेंट करना, खुल करके उस चीज को बताना, इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। तो वो हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंत में दिखेगी। अच्छा सर, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाने के पीछे का रीजन क्या था? होता क्या है कि नॉर्मली अगर हमने कोई कैपिटल एसेट खरीदी, कैपिटल एसेट को सेल किया, कोई रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन किया, देन इट इज वेरी इजी और देयर इज नॉर्मल अकाउंटिंग, और यू कैन से जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज आर देयर, जो हमें अब तक गवर्न और रूल कर रही थी कि आपको आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस के केस में होता क्या था, अब जरा बात करते हैं। कोई ट्रांजैक्शन जो बहुत रेयर होता है, कभी कभी होता है, और अगर हमको सामने वाले को ग्रीडीनेस, एल्योरमेंट, लालच, या हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का विंडो ड्रेसिंग करके दे दें, तो सामने वाला मिसलीड होगा या नहीं होगा। अब चाहे हमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस लिए बनाते हैं? केवल इंटरनल मैटर्स के लिए। किसके लिए बनाते हैं? केवल इंटरनल यूजर और इंटरनल मैटर्स के लिए नहीं, बल्कि सारे पब्लिक के लिए बनाते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स भी उसमें शामिल होते हैं, वो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रिलाय करते हैं। अगर हम उनको अपने फर्म की बैलेंस शीट या कंपनी की बैलेंस शीट देते हैं तो उनको लगता है हाँ ये बैलेंस शीट सही बनी हुई होगी, लेकिन अगर कोई स्टैंडर्ड ना हो तो स्पेशल सर्क्यूमस्टांसेस और सिचुएशन या कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज के केस में हम एंट्रीज को कुछ भी शो कर दें। मेरी बात नहीं समझ में आई? कुछ भी डेबिट और क्रेडिट कर दें, कौन पूछने वाला है और कौन देखने वाला है? ऐसा है क्या? क्या हम किसी को भी धोखे में रख करके पैसा ले लें? नहीं कर सकते। तो उसके लिए बनाया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो अब यूनिफॉर्मिटी लाता है एक स्पेसिफिक सिचुएशन के केस में। अब जितनी भी कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उनके साथ कोई स्पेशल ट्रांजैक्शन होता है जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसको गवर्न कर रहा है, देन वी आर नीडेड टू फॉलो दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन और सर्क्यूमस्टांसेस। वी आर नीडेड टू फॉलो, वी आर नीडेड टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द सेम वे इन विच इट प्रेस्क्राइब्स।
तो जिस वे में ये प्रेस्क्राइब करता है उसी वे में हमने अपने यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उस चीज को शो करना है, उसी तरह से डेबिट और उसी तरह से क्रेडिट करना पड़ता है। इसी को हम कहते हैं नॉर्म्स। जैसे मान लो अमेलगमेशन हुआ, दो कंपनियों का आपस में अमेलगमेशन हुआ, कंपनी ए कंपनी बी का आपस में क्या हो गया, अमेलगमेशन हो गया या एब्जॉर्प्शन हो गया। कंपनी ए ने कंपनी बी को टेक ओवर कर लिया, एब्जॉर्प्शन कर लिया। अब उस केस में जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी, कैसे हम क्या डेबिट करेंगे, क्या क्रेडिट करेंगे। अगर हमको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो कंपनियां तो आपस में कोई भी जर्नल एंट्री पास करके बुक्स ऑफ अकाउंट को इस तरह से प्रेजेंट करेंगी जैसे वो बहुत बड़ी कंपनियां बन गई हो। मींस कि वो एक तरह से मिसलीड कर सकती हैं पब्लिक को। तो कहा गया ना, ये कैपिटल प्रॉफिट है तो कैपिटल प्रॉफिट ही माना जाएगा, ये रेवेन्यू प्रॉफिट है तो रेवेन्यू प्रॉफिट ही माना जाएगा। इस प्रॉफिट का यही आप यूज कर सकते हैं, इसके अलावा आप कहीं नहीं जा सकते और ट्रीटमेंट करने का तरीका यही है। तो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने हमको एक नॉर्म्स दे दिया, एक स्टैंडर्ड दे दिया टू पास और टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इज इट क्लियर? एक स्पेसिफिक सिचुएशन था, हाँ या ना, कब हम किसी कंपनी को होल्डिंग माने, कब किसी कंपनी को सब्सिडरी माने, और उस केस में होल्डिंग और सब्सिडरी के केस में अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, ये भी हमें बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अच्छा, अगर हमको कोई गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, ग्रांट देती है, इंसेंटिव्स देती है, तो हाउ टू रिकॉर्ड दैट इंसेंटिव, ग्रांट और सब्सिडी, किस तरह हम उसको अपनी बुक्स में दिखाएं, वो तय करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हमको कैपिटल एसेट से रिलेटेड ग्रांट दी गई है, सब्सिडी दी गई है, तो उसको कैसे रिकॉर्ड करें। अगर हमको रेवेन्यू से रिलेटेड अगर ग्रांट और सब्सिडी दी गई है तो कैसे रिकॉर्ड करें, वो हमें बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बात समझ में आ रही है? तो कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन के केस में हम लेट गो नहीं कर सकते, हम वहां पर एक स्टैंडर्ड या नॉर्म्स तय करते हैं ताकि पब्लिक को बेवकूफ ना बनाया जा सके, या यूनिफॉर्मिटी रहे, या मैं खुद इस लायक हो सकूं कि ये कंपनी ए की बैलेंस शीट, ये कंपनी बी की बैलेंस शीट, नाउ आई कैन कंपेयर बोथ ऑफ दीज टू कंपनीज बाय हैविंग सफिशिएंट नॉलेज ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेज ऑफ ए लिमिटेड, व्हाट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बी सेज, दैट्स इट, वी कैन कंपेयर देम। अब बात समझ में आई, हम उसको आराम से कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि उसने भी वही नॉर्म्स फॉलो किए होंगे जो कंपनी ए ने, कंपनी बी के केस में कंपनी बी ने जो फॉलो किए होंगे वो कंपनी ए ने भी उसी के सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस में फॉलो किए होंगे। हम लोग डेविएट नहीं कर सकते। अब समझ में आई बात? अच्छा, ये तो रहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के पीछे का टॉपिक। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहता है डिस्क्लोजर्स ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज। हमको डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को। अकाउंटिंग पॉलिसीज एक नया नाम, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। डिस्क्लोज मतलब शो करना। डिस्क्लोजर का मतलब होता है शो करना। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं, बता सकते हो? अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं? लेखांकन नीतियां, हिंदी में समझ लो। हाँ, ये अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है? 2 वर्ड सुनने को मिलेंगे, अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अकाउंटिंग, हाँ, ठीक। ये अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है? हमें अच्छी तरह मालूम है जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, देयर आर सो मेनी मेथड्स टू चार्ज डेप्रिसिएशन। हम WDV मेथड से भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, हम SLM मेथड से भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड से भी कर सकते हैं, सिंकिंग फंड मेथड से भी कर सकते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड से भी कर सकते हैं, प्रोडक्शन यूनिट मेथड से भी कर सकते हैं, प्रोडक्शन आर मेथड से भी कर सकते हैं, लीज बेसिस पर भी कर सकते हैं, यानी कि डिप्लेशन जिसको कहते हैं। देयर आर सो मेनी डिफरेंट मेथड्स टू चार्ज डेप्रिसिएशन। अब देखना, मान लो एक कंपनी ए है, बी है, सी है एंड डी है। इन्होंने सेम एसेट खरीदी, कितने की? अच्छा, दिख गया, 10 लाख की एसेट खरीदी। और ये बताओ कि ये फर्नीचर है,
चलो बताओ ये फर्नीचर कितने साल तक तुम यूज कर सकती हो? 5 साल। कोई दूसरा कहेगा सर हम इसको 10 साल यूज करेंगे, कोई एक कहेगा सर हम 20 साल यूज करेंगे, कोई एक कहेगा सर नहीं नहीं 2 साल में ही हम घिस करके खत्म करेंगे। ठीक है ना, हो सकता है। मान लेते हैं चारों लोग एक ही तरह का बिजनेस कर रहे हैं, चारों लोग एक ही तरह का बिजनेस कर रहे हैं, सेम कैपिटल सेम चीजें हैं, उन्होंने एसेट भी वही खरीदी, लेकिन यहां पर उन लोगों ने सोचा एसेट की लाइफ अलग अलग, एसेट की लाइफ के बारे में उनकी सोच अलग अलग है। चलो एक बात बताओ, जब ये 5 साल बीत जाएगा तो इस एसेट को बेचोगे या नहीं बेचोगे? हाँ या ना? क्या 5 साल बाद ये एसेट यूज करने लायक रहेगी? नहीं, सीधी सी बात है नहीं, क्योंकि उसकी यूजफुल लाइफ कितनी थी? 5 साल। हाँ या ना? जब मैं ये पंखा खरीद कर आ रहा था तो मैंने मिस्त्री से बोला इस पंखे की लाइफ 5 साल है, और ये बात पंखे ने सुन ली। आज 5 साल जैसे ही बीता, आज उसको पता है आज उसकी आखिरी जिंदगी का आखिरी दिन है, जैसे ही मैंने वहां से प्लग ऑन किया ब्लास्ट कर गया। हाँ, उसकी यूजफुल लाइफ खत्म, अब वो यूज नहीं होगा। तुम लोग के घर में जो पंखा होता है वो यूज नहीं हो सकता 5 साल 6 साल, जितना सोचा था उसके आगे नहीं चल सकता। कैसे चलता है भाई? चलता है? हाँ चलता है, बिल्कुल चलता है। 20-20 साल से चल रहा है, 20-20 साल से पंखे जो मोटे वाले अभी भी लगे हुए हैं, घर घर घूमते हैं। सरकारी बिल्डिंग में जाओ तो मिलेंगे सब। हाँ, पोस्ट ऑफिस वगैरह में जाओगे तो शायद पुराने वाले मिलेंगे, वो चलते भी हैं या दौड़ते हैं या पैदल चलते हैं मालूम नहीं। सुन लो इधर, हो गया हो गया। तो कहने का मतलब ये कि 5 साल सुना नहीं कि ब्लास्ट कर गया, ऐसा होगा क्या? अच्छा, अगर मान लो हो सकता है साल भर बाद खत्म हो जाए, हो सकता है 5 साल बाद भी चलता रहे। अच्छा 5 साल बाद चलेगा तो हवा देगा क्या? देगा। अब सोचो तुम लोग, इधर देखो, ये मेरा एक मैंने एक मशीन खरीदी थी 10 लाख की, और इसकी लाइफ थी 10 साल। कितनी? और इस पर ना मैंने डेप्रिसिएशन, सोचो क्या चार्ज कर लिया, पूरा का पूरा 10 लाख रुपए। इसका मतलब हुआ कि बैलेंस शीट में ये एसेट कितने की दिख रही है? 0। अब ये एसेट बैलेंस शीट में नहीं दिखेगी, और जो चीज एसेट बैलेंस शीट में नहीं दिखती है इसका मतलब उसका अस्तित्व क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। पक्की बात है ना? यही तुम लोग जानते हो अकाउंटिंग ठेंगा। अभी तुम लोगों को मैंने बताया इसका क्या लेना देना उसके लाइफ से। That was the useful life that was estimated at the time of purchasing of the asset. The same thing we done in the case of the machinery. At the time of the acquisition of the machinery, we decided that the useful life of the machinery will be 10 years, and after the 10 years the machinery will be no more, means we cannot use the machinery furthermore. हमने ये सोच लिया कि हम उस मशीनरी को फर्दर यूज नहीं कर सकते। Now we charge our depreciation on the machinery in the complete 10 useful life, 10 years of the useful life. हमने उस 10 साल में उस मशीनरी की एसेट को खत्म कर दिया। अब इसका मतलब यह हुआ कि मशीनरी अब हमारी बैलेंस शीट में नहीं है, उसकी वैल्यू हो गई है 0। अब उसको मार्केट में कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसका यूजफुल लाइफ खत्म हो चुका है। अब हम उसको फर्दर यूज, बस यही तुम लोग जानते हो ठेंगा। इतनी बार मैं बता रहा हूं, वहीं आकर तुम लोग गलती कर रहे हो, वहीं आकर के काम खत्म कर दो। फिल इन द ब्लैंक्स की आदत, अरे भाई मशीन पड़ी हुई है, अभी भी वो काम करेगी। प्रैक्टिकली फिजिकली द मशीन इज अवेलेबल एट द फैक्ट्री साइट एंड वी कैन यूज दिस मशीनरी फॉर द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस। व्हाट इज द हार्म इन इट? क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा। कोई एसेट बैलेंस शीट में नहीं दिख रही, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका यूज करना बंद कर देंगे, या उस एसेट ने वो चीज सुन ली अब काम करना नहीं, हम तो अब नहीं करेंगे। बात समझना, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है भाई।
अब समझ में आया मेरा कहने का मतलब क्या है? तो इसको देखकर क्यों डिसाइड कर रहे हो तुम लोग? क्लियर हुआ? अब ऐसे नहीं ना डिसाइड करोगे। चलो, स्क्रैप वैल्यू थी। चलो एक बात बताओ, मैंने कहा ये एसेट कितने साल यूज कर सकती हो? तो कहती है 5 साल। अच्छा, एक पेड़ पर 5 चिड़िया थी, मैंने एयर गन से शॉट किया, धमाका हुआ, 4 उड़ गई, 1 नहीं उड़ी। नहीं, हाँ बताओ। एक पेड़ पर 5 चिड़िया थी, मैंने ईंटा फेंका उनकी ओर, लगा किसी को नहीं, 4 उड़ गई, 1 नहीं उड़ी। हम्म, नखरे थे मैम साहब के। नहीं उड़ी, नहीं उड़ी, अब मैं क्या करूं? इधर देखो, तुम लोग क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो? उसने नहीं लगाया, तुम लोग अपने मगजमारी कर। इधर देखो, हो गया। अब बताओ 5 साल बाद इस एसेट को कितने में बेच लोगे? जरा बताओ तो। तुमने सोचा यूजफुल लाइफ 5 इयर्स है, 5 साल बाद वो मशीन बच गई, कितने में बेच सकते हो? हाँ, कोई और? ये 50,000। अच्छा, ये 20 साल बाद यूज किया, 20 साल तक यूज किया। कितने साल तक? उसके बाद कहते हैं हम 5 लाख में बेच डालेंगे। ये 2 साल यूज किया, उसके बाद कहता है हम 0 में बेच पाएंगे। डिपेंड्स, डिपेंड्स हमारी सोच क्या है। तो हमारी सोच है कि 10 साल बाद इस एसेट को, एक जने कहते हैं कि 1 लाख में बेच लेंगे, एक दूसरा कहता है 10 साल हमारी लाइफ है तो उसको हम 50,000 में बेच लेंगे एट द एंड ऑफ द 10th ईयर। एज व्हेन द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज ओवर, आई विल बी वेरी मच एबल टू सेल इट एट ₹50,000। नाउ द थर्ड वन इज सेइंग दैट द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज 20 years एंड आई विल बी एबल टू सेल इट आउट एट ₹5 lakhs एंड द लास्ट वन इज सेइंग 0। दैट डिपेंड्स कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। इसके ऊपर सोचने पर, सपने देखने पर क्या कोई टैक्स लगता है? कोई रेस्ट्रिक्शन है? खतरनाक वाला सपना मत देखना। तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। बात समझ में आई? नहीं। अच्छा, इधर देखो, आज ना मम्मी सपने में भूत आया था। बेटा अच्छा हुआ सपने में ही देख लिया, नहीं तो आज हम तुम हॉरर मूवी दिखाने ले जाते, पैसा लगता। सपने में ही देख लिया, फ्री में देख लिया, है कि नहीं? अब बताओ, ये बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। इसको हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग एस्टीमेट्स। क्या बोलते हैं? देखो ना, हम लोगों ने एस्टीमेट की हैं चीजों को, अकाउंटिंग एस्टीमेट्स। और जो हम लोगों ने डेप्रिसिएशन यूज किया यहां पर, वो हम लोगों ने एसएलएम मेथड से किया। किस मेथड से? ये तुम लोग पढ़ चुके हो, ये हम मानते हुए चल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन तुम लोग पढ़ चुके हो। तो हम लोग डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे? सर 10 लाख की एसेट थी, 1 लाख रुपए स्क्रैप वैल्यू हो गई और लाइफ है उसकी 5 साल, तो 1,80,000 हर साल हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 5 सालों में 9 लाख रुपए वो हो जाएगा डेप्रिसिएशन, और 1 लाख रुपए वसूल लिए, 10 लाख के बदले 10 लाख। यही तो हम लोग जानते हैं। That was the way. Now the method of depreciation you opted or selected is known as accounting policy. जब हमारे पास कई methods होते हैं किसी चीज के लिए, उनमें से किसी एक मेथड को पिक करना कहलाता है अकाउंटिंग पॉलिसी। अगर हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं और उनमें से हम किसी एक मेथड को चुन लें तो उसको हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जिसके ऊपर किसी की जोर जबरदस्ती या कंसेप्ट्स या थॉट्स नहीं चलते, सबका अपना अपना व्यू और ओपिनियन होते हैं। जैसे इसने कहा 5 साल, इसने कहा 10 साल। नाउ द एसेट इज सेम, even though they are saying that the scrap value or the salvage value of the asset is different in each case। हाँ या ना, वो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं। अच्छा ये बताओ, डेप्रिसिएशन ये कब पता चलेगा कि एसेट की स्क्रैप वैल्यू 1 लाख है? कब पता चलेगा? 5 साल बाद या आज?
5 साल बाद या आज? 5 साल बाद, यही जानते हो ठेंगा। अरे भैया आज ही हमको डेप्रिसिएशन तो आज लगाना है कि 5 साल खत्म होने के बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। इसीलिए तो मैंने कहा एस्टीमेट्स, अनुमान। डेप्रिसिएशन कब चार्ज करना है? आज। तो सोचना कब है कि कितने साल चलेगी एसेट? आज। कितने रुपए में सैल्वेज वैल्यू होगी कब सोचना है? आज। अच्छा, 5 साल बाद ये एसेट खत्म हो गई, 5 साल बाद ये एसेट खत्म हो गई, हर साल कितने डेप्रिसिएशन चार्ज किए मैंने? 180 टोटल मिलाकर 9 लाख, तो 10 लाख की एसेट, 9 लाख का डेप्रिसिएशन, 1 लाख रुपए बचा। और हमने कितने में सोचा था बेच लेंगे? अब कितने में बेचोगे 5 साल बाद? कोई 2 लाख में खरीदेंगे, ऐसे कैसे 2 लाख में बेच देंगे? मूर्ख बना रहे हो, हमने तो 1 ही लाख सोचा था। 1 लाख में लेना हो तो लो, हम 2 लाख में नहीं बेचेंगे, यही बोलोगे ना तुम लोग? नहीं, तुम लोग यही बोलोगे। अरे इंसानों, 1 लाख की एसेट बची, कोई 2 लाख में खरीदेगा, क्यों मना करोगे? वो तो एक्चुअल है ना, ले जाओ। तो वो प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट कहलाएगा। प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ। अगर कोई 50,000 में खरीदे तो बेच दोगे क्या? हाँ, हमें लगता है कोई 50,000 से ज्यादा नहीं देगा, ले जाओ। लॉस ऑन सेल ऑफ डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स कहलाएगा। दिक्कत क्या है तुम लोग को भाई? हमको तो समझ में नहीं आ रहा। अब समझ में आई बात? हटाएं। देख लो कितनी छोटी सी चीज थी, लेकिन तुम लोगों ने कितनी बड़ी मुश्किलें पैदा कर रखी हैं, अपने दिमाग को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है चीजों को लेकर के। है कितनी छोटी सी चीजें, लेकिन हम लोगों ने दिमाग को बांध रखा है, कभी खुल करके सोचने की आदत ही नहीं डाली। हमको फालतू ये मुझे बताना ही नहीं था, लेकिन देखा मैंने कि तुम लोग को नहीं आता तो मैंने पूरा बता दिया। अदरवाइज मुझे इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करना था, मुझे केवल इतना बताना था कि there are so many methods for the purpose of depreciation. If we are just going to pick any one of those methods, it means we have opted our accounting policy. एक बार अगर आपने अकाउंटिंग पॉलिसी ऑप्ट कर ली, सर केवल डेप्रिसिएशन में ही अकाउंटिंग पॉलिसी होती है ना, इन्वेस्टमेंट के केस में भी, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट के ट्रीटमेंट पर भी हमारा पॉलिसी यूज होता है, हमारा इन्वेंट्रीज के केस में भी पॉलिसीज यूज होते हैं, हमारे जो रिटायरमेंट होते हैं एम्प्लॉयज के, उस केस में भी हमारा यूज होता है ये पॉलिसीज। तो कई सारे चीजें हैं जहां पर हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज होती हैं, कई सारे मेथड्स दिए हुए हैं, उनमें से किसी एक मेथड को पिक कर लेने को हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी कहते हैं। नाउ if you once pick any one of those methods, you have to stick with that method not only in the current year but in the next year or in the subsequent year too. You are not freely allowed to change it over again and again. इस साल हमने SLM मेथड पर लगा दिया, अगले साल हम WDV लगाएंगे, उसके साल सम ऑफ योर डिजिट मेथड लगाएंगे। वो तो मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, नहीं चलने वाला। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने आपको रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। देखो ऐसे कुछ भी बोल लीजिए सर, हम तो सुनेंगे ही नहीं। अभी भी वही ठीक है ना, सुन लो। कहने का मतलब यह है कि कई मेथड्स में से एक को चुन लेना, हम कहते हैं कि मैंने अपनी पॉलिसी को चुन लिया और उसको हम चेंज नहीं कर सकते। मैंने यूज किया, फ्रीली अलाउड नहीं है कि हम चेंज कर सकें, बट यस देयर आर सम सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस व्हेन वी कैन चेंज आवर अकाउंटिंग पॉलिसीज टू। देयर आर 3 सिचुएशंस, 3 सिचुएशन दी है जब हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज कर सकते हैं। पहला, अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है चेंज कर लो, तो हम कौन होते हैं ना करने वाले? अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है चेंज करो, तो हम कौन होते हैं मना करने वाले? अगर हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है तो वी विल बी अंडर एन ऑब्लिगेशन टू चेंज आवर अकाउंटिंग पॉलिसी फ्रॉम वन मेथड टू सेकंड वन मेथड, अदर वन मेथड। क्लियर? दूसरा, अगर कोई एक्ट, स्टैच्यू और लॉ कहता है कि आप मेथड को चेंज करिए, तो मैं कौन होता हूं एक्ट, लॉ और स्टैच्यू की बात ना मानने वाला? इसका मतलब कि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है तो मुझे अपने मेथड को चेंज करना पड़ेगा, अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा। अगर कोई एक्ट, लॉ और स्टैट्यूट हमको कहता है कि अपने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करो, तो मैं मजबूर हूं चेंज करने के लिए। तीसरा बहुत ही लिबरल टाइप का है, वो कहता है कि आप अपने अकाउंटिंग पॉलिसी को नॉर्मली चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हां कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसे अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करने से आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले से बेटर प्रेजेंटेशन देगा, तो आप अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंजेस ला सकते हैं।
बहुत ही ज़्यादा लिबरल हो गया एक तरह से, लेकिन ये इतनी लिबर्टी नहीं है कि इस साल लग रहा है कि हमारा अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो जाएगा तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा दिखेगा, अगले साल फिर से लगेगा कि हमारा अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर देना चाहिए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बढ़िया दिखेगा तो फिर चेंज कर लेंगे, फिर चेंज, ना 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 ना, ये आपको स्टिक रहना है उस मेथड पर। इज इट क्लियर नाउ? लेकिन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के साथ ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं लगता। हो सकता है कि 3 साल यूज करने के बाद, कितने साल? 3 साल एसेट को यूज करने के बाद हमको लगता है अब ये एसेट 2 साल और नहीं चलेगी, अब 1 ही साल चलेगी। वी कैन चेंज आवर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर चेंजेस, अकॉर्डिंग टू दीज चेंजेस वी कैन फिक्स द न्यू अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। Is it clear? We can change the amount of depreciation according to the changes. We can change our accounting estimates. Estimates हैं, उस पर किसी का बस नहीं चलता। In the same way, अगर मुझे लगता है 5 साल बाद मैं 1 लाख में बेच लूंगा, 3 साल बीत गए, अब मुझे लगता है नहीं नहीं हम तो 2 लाख में बेच लेंगे, लग सकता है, चेंज कर लो उस हिसाब से डेप्रिसिएशन को, दैट्स इट। इज इट क्लियर? तो हमने केवल ये पूरा अकाउंटिंग पॉलिसी बेस करके बताया डेप्रिसिएशन को, अदरवाइज आप इसको इन्वेस्टमेंट हो गया, रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गए, इन्वेंट्रीज हो गए, उसको बेस लेकर के चल सकते थे। इज इट क्लियर? तो कहने का मतलब डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, डिस्क्लोजर का मतलब अकाउंटिंग पॉलिसीज नॉट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। जब आप कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चुनते हैं तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए किस मेथड को आपने चुना है, किस अकाउंटिंग पॉलिसीज को आप ले करके चले हैं। इज इट क्लियर? अब डन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस बताए गए। कितने? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ने ही फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस बताए। पहला है गोइंग कंसर्न, सेकंड है कंसिस्टेंसी एंड थर्ड वन इज एक्रूवल कंसेप्ट। मैंने आपको ये पूरा बता दिया। कंसिस्टेंसी बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ने प्रेस्क्राइब किए हुए हैं 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। वर्ड है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। अकाउंटिंग एजम्पशन कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो ये बेसिक वो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस है जिनको हम मान करके आगे चलते हैं, जिसमें मैंने बताया कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कहता है इफ यू हैव ऑप्टेड एनी अकाउंटिंग पॉलिसी देन यू हैव टू स्टिक विद दैट अकाउंटिंग पॉलिसी नॉट इन दिस ईयर बट इन द नेक्स्ट और इन द सब्सिक्वेंट ईयर टू। यू आर नॉट फ्रीली अलाउड टू चेंज देम, but if you just want to change them then any one of these 3 conditions is satisfied then you will be able to change them. That's it. ये हमने बता दिया। This is known as consistency. Consistency means निरंतरता। इस साल फॉलो किया, अगले साल भी, अगले साल भी, अगले साल भी, अगले साल भी हम अकाउंटिंग पॉलिसीज के साथ स्टैट रहेंगे। That's it. Second one is going concern. Going concern का मतलब होता है कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम ये मान कर चलेंगे कि हमारा बिजनेस 6 महीने या 1 साल तक के लिए चलेगा या 2 साल तक के लिए चलेगा, उससे ज्यादा हमारा बिजनेस। तो तुम लोग ऐसे मुंडी क्यों हिला रहे हो साथ साथ? अच्छा, वो बिजनेस हमेशा कंटिन्यू चलता रहेगा, वो कभी बंद। भले ही मैंने बिजनेस को 5 साल के लिए खोला और मेरा पर्पस है बिजनेस को कितने साल चलाना, हमें मालूम है 5 साल चलाना है, उसके बाद बिजनेस को बंद करना। नाउ एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस आई हैव सेट द टाइम पीरियड कि इस 5 साल के लिए हमको ये बिजनेस चलाना है। कितने साल? तो भी हम यही मानते हुए चलेंगे कि बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, है ना। हमने इसके साथ पार्टनरशिप की कि भाई 2021 चल रहा है, हम तुम्हारे साथ 2026 में पार्टीशन कर लेंगे, अलग कर लेंगे। हम दोनों का मिलने का पर्पस एक ही है कि हम लोग 5 साल तक की पार्टनरशिप कर लें। अब बोलो, क्या हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस तरह से करेंगे कि बिजनेस हमेशा चलता रहेगा? जब भी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं या अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो यही मानकर चलना पड़ता है कि हमारा बिजनेस हमेशा रन करता रहेगा। दैट्स इट। भले ही हमें ये मालूम हो कि हमारा बिजनेस शॉर्ट पीरियड में बंद हो सकने की चांसेस हैं, वहां पर एक अलग कंसेप्ट लगता है लिक्विडेटिंग कंसेप्ट या लिक्विडेटेड कंसेप्ट।
लिक्विडेशन कंसेप्ट ये कहलाता है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि आपका बिजनेस 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, 1 साल के अंदर बंद होने वाला है, तो आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंजेस लाते हैं। लिक्विडेशन कंसेप्ट पर आप अपने अकाउंटिंग सिस्टम को ले आते हैं। वो क्या होता है अभी हम लोग के लिए यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है। फिलहाल हम यही मानेंगे कि कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या कोई ट्रांजैक्शन होता है अकाउंटिंग से रिलेटेड, देन एट द टाइम ऑफ द पासिंग दोज ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट वी विल एज्यूम दैट आवर बिजनेस विल रन फॉर एवर एंड इट विल नेवर बी शट डाउन इन द नियर फ्यूचर। दैट्स इट। ये मानते हुए हम अपने बिजनेस को रन करते हैं, या बिजनेस को नहीं, सॉरी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। इज इट क्लियर? पक्की बात है। थर्ड इज एक्रूवल कंसेप्ट। एक्रूवल कंसेप्ट कैसे, मतलब क्या है? हमारे पास मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। 3 मेथड्स हैं। कितने? पहला है एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, सेकंड इज कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, and the third one is hybrid system of accounting. सुना है कभी? ये नहीं सुना होगा, ये दोनों सुने होंगे। इसका एक और नाम है, बोलियो, मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग या एक्रूवल। ये होता क्या है जरा ढंग से सुनना। कैश सिस्टम कहता है कि जब पैसा आएगा तो हम इनकम मानेंगे, जब जाएगा तो एक्सपेंडिचर मानेंगे। क्या प्रॉब्लम है? जब कैश एक्चुअल में आएगा तो इनकम मानेंगे, जब एक्चुअल में कैश जाएगा तो एक्सपेंडिचर मानेंगे। कोई प्रॉब्लम है? दूसरा मेथड है आपका एक्रूवल। पीएल अकाउंट बनाते हो ना? बोलो। हमने एक एम्प्लॉय को सैलरी दी, पीएल बन रहा है 1/1/2021 टू 31st ऑफ दिसंबर 21। हमने किसी एम्प्लॉय को सैलरी दी 1000 पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ्स की, तो हमारा पीएल में कितना दिखेगा? कोई दिक्कत है क्या किसी को? ये हमने एम्प्लॉय को सैलरी दी, दूसरा केस है 1000 पर मंथ के हिसाब से, और पेमेंट मैंने किया है टोटल मिलाकर 10,000, तो पीएल में कितना दिखेगा? हैं? क्या हो गया? क्यों? एक ने कहा कि सर इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड करिए 2000 और टोटल आप 12,000 दिखाइए। सही बोल रही है क्या? थर्ड सिचुएशन है सैलरी 1000 पर मंथ देना था मैंने, तो पीएल में कितना दिखेगा? हैं? फिर यहां भी दिक्कत है क्या? इसने कहा सर माइनस कर दीजिए, प्रीपेड सैलरी दिखा दीजिए। यहां पर भी तुम लोग 12,000 दिखाओगे? तो फिर तो अभी तो मैंने ये इसमें तो ये बताया था जो आएगा वो इनकम है, जो जाएगा वो खर्चा है। अच्छा, ये एक्रूवल सिस्टम है इसलिए तुम लोगों ने ये एडजस्टमेंट किए हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है कि एक्रूवल सिस्टम में ही ये एडजस्टमेंट होते हैं, कैश सिस्टम में नहीं होते। एक्रूवल सिस्टम कहता है कि ये 12 महीने का बन रहा है। कितने महीने का बन रहा है? 12 मंथ्स का बन रहा है। तो हम 12 मंथ्स का इस पीरियड से रिलेटेड जितने खर्चे होंगे वो शो करेंगे, चाहे जेब से एक्चुअल पेमेंट निकला हो
या ना निकला हो या ज्यादा निकला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपना प्रॉफिट एंड लॉस इन 12 मंथ्स का बनाना है, तो इन 12 मंथ्स का ही खर्चा रिकॉर्ड करेंगे, इन 12 मंथ्स का ही खर्चा रिकॉर्ड करेंगे। भले निकला 10,000 लेकिन हम मानेंगे खर्चा मेरा 12,000। मानेंगे क्या, एक्चुअल में तो है ही 12,000। आज नहीं तो कल तो मुझे वो पेमेंट करना ही करना है। तो जिस समय का जो खर्चा है उसी ड्यूरेशन में, उसी पीरियड में आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो चीजें शो करेंगे। यहां खर्चा 15,000 हो गया। अरे काय को खर्चा हो गया 15,000? 12 महीने का बनना था ना, 3 महीने का आपने आगे वाला सैलरी इस समय दे दिया ना, तो भैया हटाओ उसको। तो जब भी हम पीएल अकाउंट बनाते हैं तो इस पीएल अकाउंट में जिस ड्यूरेशन का बनाते हैं सेम उस ड्यूरेशन के सारे खर्चे और सारी इनकम्स आती हैं। ना तो इस ड्यूरेशन के एक दिन पहले का कोई इनकम और एक्सपेंडिचर इसमें दिखेगा, ना तो इस ड्यूरेशन के बाहर का कोई भी इनकम और एक्सपेंडिचर इस पीएल अकाउंट में दिखेगा। इज इट क्लियर? दिस इज नोन एज एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, वेयर वी ट्रांसैक्ट द transactions in such a way so that we can record each and every transaction in full। means full का मतलब for a complete period। जिस पीरियड के लिए हम लोग अपना पीएल बना रहे हैं, जिस पर्टिकुलर पीरियड के लिए हम अपना खर्चा या इनकम शो कर रहे हैं, उस ड्यूरेशन का सारा इनकम और एक्सपेंडिचर उसी तरह से दिखाया जाए, चाहे वो एक्चुअल में कैश जेब से गया हो ना गया हो। इज इट क्लियर? तो ये सारे के सारे 12,000 खर्चा मीन्स 12,000, भले गया जेब से 10,000, 2,000 जाएगा, वो छोड़ नहीं देगा। ये 3,000 ज्यादा ले गया तो हम नहीं छोड़ेंगे, हम उससे काम कराएंगे, लेकिन ये मेरा ज्यादा गया है लेकिन इस समय का नहीं है, वो नेक्स्ट पीरियड का है, उसको उस नेक्स्ट पीरियड में डालेंगे। इज इट क्लियर? कहीं कोई डाउट नहीं है? दिस इज योर एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सर ये हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड मतलब मिक्स। हम कुछ आइटम्स को कैश बेसिस पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम ये आइटम कैश बेसिस पर रखेंगे और ये आइटम एक्रूवल बेसिस पर। ये इनकम का हिस्सा हम कैश बेसिस पर रखेंगे, ये इनकम का हिस्सा हम एक्रूवल बेसिस पर। यहां एक काम करते हैं, सारी इनकम हम एक्रूवल बेसिस पर रखेंगे लेकिन सारे खर्चे हम कैश बेसिस पर रखेंगे। ऐसा भी तो कर सकते हैं। 100% मनाही है, कभी नहीं कर सकते। 100% मनाही है, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते कि ये अकाउंटिंग सिस्टम अलाउड बिल्कुल नहीं है। मिक्स सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आप यूज नहीं कर सकते। या तो आप कैश सिस्टम पर जाओ या तो आप एक्रूवल सिस्टम पर जाओ, दैट्स इट। इन दोनों में से कोई एक ऑप्ट करो। सर बात समझ में नहीं आई। इन दोनों में से एक ऑप्ट करो। सर बात समझ में क्यों नहीं आई? हम बोल रहे हैं तो तुम रिपीट करने आए हो क्या यहां? पक्की बात है, बात समझ में नहीं आई। नहीं आई, पूछो कैसे? अच्छा, अब मैं तुम्हारे सामने एग्जाम्पल रखता हूं। देखो कहां बात फंसती है। मैंने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम लोग के सामने रखा है ऐसे। ये मेरी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसको जरा देखो और हमें बताओ। अच्छा सुनो, तुम लोग हंसते क्यों हो इतना? अब जो बोलना चाह रहा हूं वो नहीं बोलूंगा, छोड़ दो। मैंने कहा ये मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो, बैलेंस शीट है, पीएल अकाउंट है, जरा देख करके बताओ मैंने ये बैलेंस शीट एक्रूवल सिस्टम पर बनाई है या कैश सिस्टम पर। मेरी बात ढंग से समझना। अब तुम लोग को बात बिल्कुल नहीं समझ में आई। बताऊं कैसे? कितने मेथड्स हैं अकाउंटिंग के? कौन कौन से? पक्का ना? कसम खा के कहो, मुस्कुरा के कहो। पक्का? अब वापस आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पे। उसने 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस बताए। पहला, तीसरा क्या बोला? तीसरा क्या बोला? एक्रूवल। कितने अकाउंटिंग मेथड्स थे? कौन कौन से? एक्रूवल और कैश। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस का तीसरा कंसेप्ट क्या था? कैश कहां बोला था उसने? तो हम लोग कौन सा मेथड यूज कर पाते हैं? हमेशा और हमेशा एक्रूवल। हम कभी भी कौन सा मेथड यूज नहीं कर पाएंगे? बस यही हम कहे ना, कुछ नहीं समझे हो तुम लोग। हम तो पहले से ही बोले कुछ नहीं समझे हो। अब सुनो मेरी बात, डाउट्स को क्लियर करो।
इसने ये कभी नहीं कहा कि आप कैश सिस्टम नहीं यूज कर सकते. इफ आई एम जस्ट हैंड ओवर माई बैलेंस शीट टू हर and I am asking from her that whether I have prepared this balance sheet on the basis of the accrual system or cash system, how she can identify that which one method I have applied? Because nowhere the cash system is restricted, but yes, there is a fundamental accounting system, a concept which specifically says that we will assume that you have followed the mercantile system or accrual system of accounting. We will assume, first of all, हम ऑटोमेटिकली मान लेंगे कि कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस मेथड से बना है. यानी मैंने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको दिया तो शी कैन एज्यूम दैट दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन accrual system of accounting until or unless I specifically mentioned as a notes to accounts that the above financial statement is prepared on the basis of the cash system of accounting. If I am just writing it below the financial statement as a notes to accounts, if I am just specifying a particular line, मैं एक specifically line लिख दूं अगर financial statement के नीचे कि ऊपर का जो बैलेंस शीट है ना, ऊपर का जो PL है ना, वो मैंने कैश सिस्टम पर बनाया है, तो अब ये क्या मानेगी कि मैंने ऊपर का जो बैलेंस शीट बनाया किस सिस्टम से बनाया है, एक्रूअल सिस्टम से. अब मानने का क्या फायदा? अब तो मैंने लिख दिया ना कि किस मेथड से, कैश, तो इसका मतलब ऊपर वाला कैश. अगर नहीं लिखा तो एक्रूअल के लिए कुछ लिखने की जरूरत. अब समझ में आई. तो हमारे पास कितने मेथड से अकाउंटिंग सिस्टम के, कौन कौन से? कैश को मना किया गया है? नहीं मना किया गया. अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे नोट्स में लिख दें कि ऊपर की बैलेंस शीट जो बनाई गई है किस मेथड से है, तो हम कैश मानेंगे. अगर कुछ ना लिखा हो तो बात खत्म. इसलिए तो ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है. अब समझ में आई बात. अब तो कभी भूलोगे नहीं. दैट इज फुल एंड फाइनल योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1. पक्का? थैंक यू बच्चों.